दोस्तों, कार खरीदना एक इमोशनल डिसीजन होता है, लेकिन सिर्फ आप दिल से चलोगे तो आपकी पॉकेट खाली हो सकती है। इंडिया में कार खरीदना बहुत ज्यादा आसान हो गया है और लोग देखेंगे तो कार में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखा रही है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अब कार खरीदना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि अब आपको इसमें फाइनेंस हो जाती है। आप इजिली ईएमआई पे गाड़ी को खरीद सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत आसान है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है क्योंकि लोगों को ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितना परसेंटेज में कार को लेना चाहिए, कितना ईएमआई देना चाहिए, कितना पीरियड के लिए लेना चाहिए और कितना डाउन पेमेंट करना चाहिए, जो कि अक्सर ईएमआई के ट्रैप में फंस जाते हैं। और होता ये है कि आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन खत्म हो जाती है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं बचते, आपकी पूरी की पूरी सेविंग्स खत्म हो जाती है और एंड ऑफ द डे ये भी होता है कि आपकी गाड़ी खींच करके बैंक वाले ले गए। तो होता क्या है, पूरा का पूरा नुकसान आपका होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको क्लियर करने वाले हैं कि आपके हिसाब से कौन सा गाड़ी बेस्ट हो सकता है। आपके हिसाब से न्यू कार बेस्ट हो सकता है या आपके हिसाब से यूज्ड कार बेस्ट हो सकता है, और आपके हिसाब से कितना ईएमआई आपको देना है, कितना आपको लोन कराना है, कितना आपको डाउन पेमेंट करना है और कितना आपको इंटरेस्ट देना है। तो आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर करेंगे और वो भी प्रूव करेंगे एक थंब रूल के हिसाब से कि एक थंब रूल क्या कहता है एक कार लेते वक्त, किस किस चीजों को फॉलो करना चाहिए, जो कि अक्सर स्मार्ट बायर फॉलो करते हैं और वो आराम से रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप एक कार या एक हाई एंड बाइक लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफी फायदेमंद होने वाली है, बट मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, अगर आप कार लेते हैं तो देखिए दो तरीके से आप इजिली ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो फुल का फुल कैश दे करके भी ले सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास उतना हार्ड कैश नहीं होता है, तो वो जाकर के क्या है, फाइनेंस करा सकते हैं। इंडिया में 80% जो है कार जो है फाइनेंस होती है, ईएमआई के थ्रू लिया जाता है और उसको इजिली मंथली इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। उसमें होता है क्या है, बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 8% 7%, जो भी जैसा अकॉर्डिंग आपके बैंक है और आपकी सिविल के अकॉर्डिंग है, उसमें जो है चार्ज करती है और आपको मंथली इतना पैसा देना होता है। तो अब देखिए, उसमें समझते हैं सभी का कंडीशन वो नहीं रहता। सब लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज आपके कोई बगल वाला कोई कार लेता है, सपोज वो टाटा की सफारी लेता है, जो कि 30 लाख के अप्रोक्स होती है, तो उनका वो कंडीशन सपोज है। लेकिन अगर आप घर से कोई कार लेने जा रहे हैं, आप लेने जा रहे हैं, तो आपके मन में क्या रहेगा कि बगल वाला वो बड़ी गाड़ी लिए तो मुझे कम से कम उस लेवल का या फिर उससे थोड़ा ऊपर ही ले या फिर उस लेवल करे। तो आप लोग क्या करते हैं, आप सफारी लिए तो आप सफारी का अल्टरनेटिव कुछ ले लेंगे, लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर उस हिसाब से नहीं है तो आप उस गाड़ी को नहीं संभाल पाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग थंब रूल के बारे में समझते हैं कि थंब रूल क्या कहता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला थंब रूल है 2410, जो कि एक फाइनेंशियल सेफ्टी भी कहता है। ठीक है, अब तो देखिए 20 क्या कहता है। सबसे पहले अगर आप कोई भी कार लेने जा रहे हैं, अगर आप उसको फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 20% का डाउन पेमेंट करना है। सपोज 10 लाख की कार है तो आपको 2 लाख रुपए मिनिमम, उससे ज्यादा देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन मिनिमम आपको जो है 20% देना ही देना है, मतलब 2 लाख रुपए आपको देना ही देना है। अब देखिए यहाँ पे लोग कैसे फंसते हैं, बहुत सारे शोरूम में अभी के टाइम में न्यू कार में ऑलमोस्ट सभी जगह में आपको जीरो डाउन पेमेंट का नाम सुने होंगे। सबको बहुत खुश होता है, भाई 1 रुपया देना नहीं है, मंथली ईएमआई कराना है, क्या टेंशन है, अभी कौन सा लाख 2 लाख देना है, चलो कार ले लेते हैं। कार तो आप बेहिचक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन आगे क्या दिक्कत होगा वो मैं वीडियो में बताता हूं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, जीरो डाउन पेमेंट में कभी जिंदगी में कार नहीं लेना है। ठीक है, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जिस हिसाब से रहे, तो आपका क्या करना है, मिनिमम आपको 20% देना है, जो कि थंब रूल में कहता है। तो अब आते हैं 4। अब ये 4 क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। 4 होता है पीरियड, जैसे 2410, तो जो 4 होता है वो पीरियड होता है ईयर्स। आपको मैक्सिमम 4 इयर्स का लेना है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 4 साल से ज्यादा का कोई भी लोन आपको नहीं लेना है कार लेते वक्त। याद रखिए, होता है ना 7 साल का, अभी तो आप देखेंगे कि न्यू कार में 7 साल का करवा देंगे सर हम, आपको ईएमआई बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा ईएमआई, लेकिन आपको उस पर भी नहीं जाना है, वो आपकी आगे चल के फाइनेंशियल कंडीशन को खराब कर सकती है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 4 इयर्स तक का लेना है, उससे ज्यादा नहीं। 3 इयर्स का ले ले और बेहतर है, 3 से 4 लिए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये याद रखिए। अब जो आते हैं लास्ट 10, 24 और 10। अब ये 10 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग यहीं आके फंस जाते हैं। आपकी टोटल मंथली एक्सपेंस जो कि कार में होता है, चाहे वो आपकी ईएमआई हो जाए, अच्छा गाड़ी लेंगे तो सिर्फ ईएमआई नहीं है, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी पेट्रोल है, उसकी डीजल है, उसकी कॉस्टिंग है, सारा कुछ मिला करके आपकी मंथली इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए लोग यहीं फंस जाते हैं, गाड़ी तो ले लेते हैं, अपनी इनकम को बिना देखे। सपोज अगर आपका मंथली इनकम 1 लाख है, ठीक है,
तो आपका मंथली एक्सपेंस हो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ कार के हिसाब से, चाहे आपकी ईएमआई हो जाए, चाहे आपकी इसके पेट्रोल हो जाए, चाहे आप उसका जो है मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाए, सर्विस कॉस्ट हो जाए, इंश्योरेंस हो जाए, पॉल्यूशन हो जाए, सबको मिला करके मंथली 10% यानी 10,000 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कब? जब आपकी मंथली 1 लाख आपकी इनकम है, तब आपकी मंथली खर्चा जो है 10,000 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग यहीं फंस जाते हैं। अब क्या करते हैं, जिनका 20,000 25,000 भी सैलरी है वो भी 10,000 का बियर कर रहा है। अब आप बताइए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कहां से ठीक हो सकती है? आधा से ज्यादा पैसे आपने तो कार में लगा दिए। अब देखिए कार क्या है, एक लायबिलिटीज है, ना कि आपकी एसेट्स जो आपके पैसे कमा के देगी। हाँ, जिस केस में अगर आपकी कार एसेट्स बन गई, जहां पे भाड़ा भी चला रहे हैं, कुछ पैसे इनकम कर रहे हैं, तो वहां से ये खर्चा मेंटेन हो जाता है। लेकिन जब आपकी ये खर्चा मेंटेन नहीं होगा तो टोटल आपकी पॉकेट से पैसे जाने वाला है, और ये लायबिलिटीज है, इससे आपको कोई बेनिफिट भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहीं पे रूल समझिए, अगर आप कोई नई कार लेने जा रहे हैं तो आपकी 20% आपके पास पैसे होने चाहिए उसको डाउन पेमेंट करने के लिए, और 4 साल से लोन नहीं होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 10% से मंथली एक्सपेंस उसमें नहीं जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप ये सारा कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, सपोज आपकी जो मंथली ईएमआई वगैरह 4 साल का कराते हैं और मंथली ईएमआई आपका 10,000 के अप्रोक्स में आ रहा है, आप कोई 10 लाख की गाड़ी लेते हैं तो उस केस में अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो आप बियर कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 50,000 हो जाती है तो आप बियर नहीं कर सकते हैं। कोशिश कीजिए उस केस में आप यूज्ड कार में जाए, नया भूल जाइए, या फिर कोई छोटी गाड़ी ले लीजिए जिसका दाम 5 से 6 लाख है, जिसका मंथली एक्सपेंस 5 से 6,000 तक आ रहा है, अगर आपकी 50,000 की इनकम है तो। लेकिन अगर आपकी 20,000 25,000 है तो आप भूल के भी नया गाड़ी में दिमाग न लगाइए, एक यूज्ड कार लीजिए, वो भी नॉर्मल, जो कि 3-4 लाख के अंदर में हो जाए। तो ये केस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन अगर आपकी मंथली इनकम 20,000 है तो आप कार के ऊपर नहीं जा सकते। ये फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं, ताकि आप एक अच्छा लाइफ बिता सकते हैं। अब जो सेकेंड रूल होता है वो होता है 50-30-20, जिसको कहते हैं बजट रूल। आपकी इनकम का 50% आपकी घर का खर्चा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, घर की ईएमआई हो गया, या फिर घर का राशन पानी जितना भी होता है, उसकी 50% जो है आपकी पूरा दिनचर्या जो भी आपकी हाउस होल्ड का खर्चा है उसमें बिताना चाहिए। अब जो दूसरा 30% होता है उसका इनकम को आप वांट्स, अपनी इच्छा पे खर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको कार लेना, तो ये आपकी इच्छा हो गया, वांट हो गया, ये एक शौक हो गया, कपड़े लेना है, कुछ खरीदना है, ये सारा चीज, टीवी फ्रिज वगैरह आपकी इच्छा के हिसाब से, कुछ एसी लेना है, सपोज जो भी आपकी इच्छा करे, या कहीं पे घूमने जाना है, तो वो आपकी 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मंथली एक्सपेंस के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। आपकी पहला जो है 50% आपकी टोटल घर खर्चा, सपोज आपकी 1 लाख का इनकम है सपोज, तो आप 50,000 घर खर्चा या और चीजों में, कोई भी सामान का ईएमआई हो गया, घर की ईएमआई हो गया, या फिर राशन पानी जो भी, या पढ़ाई लिखाई, जो भी आपके घर के नीड्स से बच्चों के खर्चे हैं, वो सारे चीज पे कीजिएगा। और जो दूसरा 30% हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपनी इच्छा पे खर्चा कर सकते हैं। 30% में क्या आता है, आप कार ले रहे हैं, ये आपकी इच्छा है, टीवी ले रहे हैं, वो भी इच्छा है, ठीक है, एसी ले रहे हैं, वो भी आपकी शौक है, कपड़े ले रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कोई ट्रिप प्लान करें, ये 30%। और हमेशा 20% जो है आपको अपने सेविंग्स में रखना है। सपोज अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 20% जो है आपको सेविंग्स रखना है, ताकि फ्यूचर में आपको वो पैसा काम आ सके। अब देखिए आपकी कार की ईएमआई प्लस मेंटेनेंस, अगर वो 30% को डिस्टर्ब कर रहा है, सपोज इसका जो सेविंग्स है 20% उसको ले रहा है, या फिर उधर 50% में दिक्कत हो रहा है, तो उस केस में आप न्यू कार नहीं ले सकते हैं, आपको यूज्ड कार में जाना चाहिए, और वो अपने अकॉर्डिंग आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रूल, जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन रूल। ये खास और खास कार या कोई भी व्हीकल के लिए होता है, जो कि 5-3-1 लॉजिक रूल होते हैं, ठीक है। अब देखिए इस रूल का मतलब समझिए, जो पहला 5 साल होता है किसी भी कार, किसी भी बाइक का, सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन होने वाला ईयर माना जाता है। पहला 5 साल बहुत तेजी से कार गिरता है, कार का जो है वैल्यू है वो डाउन होता है, अप टू 5 साल में 50% हो जाता है। मतलब अगर आपने कोई 10 लाख की कार ली है तो पहला का 5 साल में आपकी वो कार की वैल्यू जो है 5 लाख हो जाएगी। सोचिए आधा आधा हो जाएगा। हाँ, छठा 7वां साल से धीरे धीरे कम होगा, लेकिन जो पहला 5 ईयर्स है उसमें अच्छा खासा नुकसान होता है। ये होता है डेप्रिसिएशन का पहला। अब दूसरा होता है 3। अब 3 क्या होता है कि अगर आप कोई एक कार लेने जा रहे हैं या फिर कोई कार लिया है, तो देखिए 3 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहला का 1 से 3 साल बहुत तेजी से दाम गिरता है, उसका वैल्यू गिरता है। तो डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू था वो ऑलरेडी जो है, जो बायर था, फर्स्ट पार्टी था, उसने अपने लॉस सह लिया। अब आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर आप कोई सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो पहला 3 साल होने के बाद 3 साल का कार ले लीजिएगा, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको कार न्यू मिल जाएगी, और पहला का जो 3 साल का जो सबसे ज्यादा लॉस होता है वो ऑलरेडी जो है बायर्स ने चुका दिया, तो आपको बहुत बढ़िया डील मिल गया। पहला का 3 साल। अब इसमें क्या है कि अभी भी आपका 2-3 साल आप इसमें चाहे तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं, जीरो डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, बहुत सारे एड ऑन्स आप इसमें भी करा सकते हैं, और गाड़ी वेल टू मेंटेन कंडीशन में।
और दूसरा जो है 1, जैसे 531। अब 1 क्या है कि फर्स्ट ईयर। बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कि अगर आप सेकेंड हैंड कार भी लेते हैं तो फर्स्ट जो 1 साल पुराना गाड़ी है ये ले लो, बहुत बढ़िया डील मिल रहा है, ये तो साल ही भर हो रहा है, 6 महीने हो रहा है, तो भैया वो आपको कार नहीं लेना है। अब आप पूछिए क्यों भाई, 1 साल तो कार कुछ होता ही नहीं, 1 साल में क्या है यार, ये तो नया है। तो बिल्कुल हाँ, 1 साल के कार को बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्यों? अगर आपको यूज्ड कार लेना ही है तो आप 3 साल के बाद लीजिए या फिर 3 साल लीजिए, 1-2 साल मत लीजिए, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा बेहतर डील नहीं मिलेगा। और नुकसान क्या होगा कि आप हो जाएंगे ऑलरेडी सेकंड पार्टी। जैसे आप सेकंड पार्टी होंगे तो उस कार का वैल्यू और ज्यादा डाउन होगा। अगर आप पेपर या इंश्योरेंस में चेंज कराएंगे तो आपको नुकसान वहां पे हो जाएगा। और जब आप 1 साल का पुराना लेंगे, जाहिर सी बात है 10 लाख का गाड़ी है तो आपको बहुत ज्यादा होगा, तो 9 लाख में मिलेगा या 8.5 लाख में मिलेगा, या इवन चलिए 8 लाख में भी मानते हैं, उससे ज्यादा कम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 10 लाख का गाड़ी है तो आपको 6 लाख में मिल जाए, 5 लाख में मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो जब आप 8-9 लाख लगा सकते हैं तो कुछ पैसे दे करके आप 10 लाख लगाएंगे तो वो आपको ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें फर्स्ट पार्टी हो जाएंगे और आप कल के गाड़ी को सेल भी करेंगे तो वो इजीली सेल भी हो जाएगा और आपको बेहतर ऑप्शन आपको मिलेगा। और आप फर्स्ट पार्टी तो गाड़ी को अच्छे तरीके से मेंटेन रखिएगा, सभी फैक्टर्स उसमें आ जाएंगे, इंजन आपके हिसाब से मेंटेन रहेगा, गाड़ी आपके हिसाब से मेंटेन रहेगा। हाँ, अगर आपको यूज कार लेना है 3 साल या फिर 3 साल के बाद और 5 साल के अंदर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें आपको मैक्सिमम जो लॉस था वो बायर सह लिया, अब आपको अच्छा डील मिल जाएगा और अच्छी गाड़ी भी मिल जाएगी। और उसमें भी फर्दर आप इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी जो भी आपके अकॉर्डिंग आप उसमें एड ऑन्स भी करा सकते हैं और आपको अच्छी गाड़ी मिल भी जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो रूल है हमारा 1/10 सैलरी रूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको सारा चीज समझ में नहीं आ रहा तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। करना आपको क्या है, जो भी आपकी एनुअल सैलरी है, सपोज आपकी मंथली 50,000 इनकम है तो आपकी जो सैलरी आपकी एनुअल हो जाती है वो तकरीबन 6 लाख के आसपास होता है। तो आपको करना क्या है, कोई भी गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो 6 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको इस रूल के तहत बताता है। इसमें क्या होता है, आप इजिली इसको मेंटेनेंस कर सकते हो। होता क्या है, आपकी 6 लाख एनुअल इनकम है, आप ले लेते हैं 12 लाख की गाड़ी, 15 लाख की गाड़ी, तो उस केस में आप फंस जाते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आप इजिली 10% के अंदर में सारा चीज मेंटेन कर सकते हैं। सपोज आपकी अगर 50,000 का इनकम है तो आपकी मंथली हो जाती है 6 लाख, तो 6 लाख से ज्यादा का कोई कार नहीं लेना है, उसके अंदर ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। होता क्या है, 50,000 का इनकम है, आप ले लेते हैं 12 लाख की गाड़ी, डबल, तो कहां से होगा भैया, उसका मेंटेनेंस, उसकी ईएमआई है, तो ये सारा कुछ वहां पे ब्रेक हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये सारा कुछ एक लॉजिक है जो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक स्मार्ट मूव हो सकता है। और इसमें मैंने आपको बताया कि आपके अकॉर्डिंग अगर आपकी बजट नहीं है तो आप इसमें यूज्ड कार में भी जा सकते हैं, तो ये ज्यादा बढ़िया बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है मेंटेनेंस एंड ओनरशिप कॉस्ट। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है न्यू कार। अब देखिए अगर आप न्यू कार लेते हैं तो उसमें आपको नो डाउट आपको नई गाड़ी रहती है तो आपको उसमें वारंटी भी मिल जाती है और उसमें आपको मेंटेनेंस भी कुछ नहीं करने का पड़ता है, जीरो मेंटेनेंस आप कह सकते हैं। अगर आप उस कार को कभी बेचते हैं तो उसमें आपको हाई रीसेल वैल्यू भी मिल जाती है, ठीक है। ये सारा कुछ बेनिफिट आपको न्यू कार में लेते हैं, लेकिन साथ साथ इसका नुकसान भी है कि आपको पैसे स्टार्टिंग में आपको ज्यादा लगेगी, ज्यादा पैसा देना होगा। दूसरा, इसकी इंश्योरेंस की प्रीमियम भी ज्यादा रहती है, ज्यादा आपको प्रीमियम भी चुकाना पड़ेगा। और तीसरा, अगर आपके बजट में फिट नहीं हो रही तो ये आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। अब इसकी अल्टरनेटिव अगर हम ओल्ड कार की बात करते हैं तो देखिए ये बहुत ही कम पैसे में मिल जाएंगे, अकॉर्डिंग नया से आपको कम दाम में मिलेगा। इसमें आपको लो इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा, नया का जैसा वैल्यू तो है नहीं जो आपको बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि आपको इसकी जो है रिसेल वैल्यू आपको डाउन मिलेगी, क्योंकि आप पुरानी गाड़ी इसको बेचेंगे तो रिसेल वैल्यू कम होगा। और हाँ, अगर आप कोई गाड़ी ज्यादा पुरानी लेते हैं तो रिपेयर का कॉस्ट भी इसमें बढ़ जाता है। तो देखिए स्मार्ट मूव यही है कि अगर आप इस फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से गाड़ी को लेते हैं नया तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो स्मार्ट मूव यही होता है कि कोई आप 3 इयर्स तक का गाड़ी ले लेंगे तो उसमें आपको पैसे भी कम देने होंगे, इंश्योरेंस का भी आपको जैसे नया का फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी वो सारा कुछ कवर हो जाएगा और प्रीमियम भी आपको कम लगेगा। और हाँ, रिपेयर का कॉस्ट आपको ना के बराबर रहेगा, क्योंकि पहला जो तीसरा साल तक गाड़ी कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। देखिए ये सारे थंब रूल्स का मैजिक यही है कि आपके फाइनेंशियल इमोशन को एक फाइनेंशियल नंबर के हिसाब से कन्वर्ट कर देती है कि आपके लिए आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से कौन सा गाड़ी लेना बेहतर हो सकता है और समझौते की बात हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी कार लेने से पहले एक बार 24-10 रूल या फिर 1/10 सैलरी रूल लगा के देखो, आपका डिसीजन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका वोट किस तरफ है, ब्रांड न्यू साइन वाली न्यू कार या फिर एक स्मार्ट मूव ओल्ड कार। और हाँ, फिर भी अगर आप कोई न्यू कार लेने के बारे में कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं किस हिसाब से आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा कार लेना बेहतर हो सकता है, और हाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीडीआई कैसे कराना है, पीडीआई की हेल्प चाहिए, तो ये सारा बेनिफिट्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में हमारी जो है इंस्टाग्राम का पेज मिल जाएगा, वहां जाके फॉलो कीजिए, वहां जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ये सारा बेनिफिट, सारे सहायता आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो चलिए फटाफट अभी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ हमारे जो इंस्टाग्राम में इसको भी फॉलो कीजिए। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।